मैं कमेटी चौक में खड़ा हूँ। ये शहीदों का चौक है जो हमने 7 नवंबर 1968 को इसी चौक से अयूब खान को भगाया था, इसी चौक से 2 बजे नवाज शरीफ को भगाएंगे। से वादा किया था ये मैं 3 बजे पहुंचूंगा। मैं पहुंच गया हूं। मैंने आपसे वादा किया था। 2 तारीख को इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद में आके बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है, पीपल्स पावर क्या होती है, और इंशाल्लाह हम इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़ीशान। नाज़रीन, 2 नवंबर को इस्लामाबाद लॉकडाउन से पहले ही क्रैकडाउन शुरू होने से सियासी महाज गर्म हो चुका है। हुकूमत ने पहल कर दी है। जी हां, हुकूमत ने पहल करते हुए कल तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के जलसे से कारकुनान को गिरफ्तार करके अपने लिए ही एक मुश्किल मैच का आगाज कर दिया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस क्रैकडाउन से पीटीआई जो सियासी तौर पर तनहा खड़ी नजर आ रही थी, अब न सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमातों बल्कि आवाम की हमदर्दियां भी समेट रही है। सवाल यह है कि पीटीआई की खवातीन पर तशद्दुद जैसी सियासत करके क्या हुकूमत बिला वास्ता तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही? कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, आज उसी का रीप्ले रावलपिंडी में भी देखने को मिला। सवाल यह है कि पहले हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि वो इस्लामाबाद को लॉकडाउन होने से रोकने के लिए धरना नहीं होने देगी, लेकिन आज पिंडी में धरने की बजाय सियासी जलसा था। फिर आखिर इसे क्यों रोका गया? एक जानिब पुलिस और इंतजामिया पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ सरगर्म रही, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म भी मैदान में निकल आए, जिन्होंने कोहाट में जलसा करते हुए ये दावा किया कि मुखालिफिन को तरक्की की सियासत हज़म नहीं हो रही है। वज़ीर आज़म से सवाल यह है कि क्या अगर पनामा लीक्स पर तहकीकात का बरवक्त आगाज़ कर दिया जाता तो क्या मुल्क इस इंतशार से बच ना जाता? इमरान खान ने आज फिर 2 नवंबर को हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान किया है। आखिर 2 नवंबर से पहले सियासी हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत ने पुलिस के जरिए जो कुछ पिंडी इस्लामाबाद में किया, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, आइन और कानून के खिलाफ नहीं? जो सियासी महाज गर्म हो रहा है, इससे आखिर नुकसान ज़्यादा किसका होगा, हुकूमत का, अपोजिशन का या मासूम आवाम का? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पीटीआई की रहनुमा, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। तज्जियाकार सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे और कराची स्टूडियो से जफ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। अगर तो आप अभी नाज़रीन के साथ एक खबर शेयर करने लगी हूँ। शाम 6 बजे का नाज़रीन ये वाक़या है, एक 3 दिन का बच्चा आंसू गैस की शेलिंग से उसका दम घुटा। उसके माँ बाप उसको अस्पताल लेकर जा रहे थे कि वो बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बेनज़ीर अस्पताल लेकर जा रहे थे, जिस जगह पर शेलिंग हो रही थी ये घर उसके नज़दीक ही था। जाहिर है बच्चे 3 दिन का बच्चा था, बड़े से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती तो बच्चे कैसे बर्दाश्त करें? उसकी माँ ने जिम्मेदार ठहराया इस वाक़े का शेख रशीद को, इमरान खान को और हुकूमत वक्त को। शाहनवाज रांझा साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 3 दिन के बच्चे की जो मौत हुई है, क्या हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेती है? देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मुझे तो ये खबर अब आपके ज़रिए या थोड़ा सा पहले सोशल मीडिया में मुझे पता लगी, क्योंकि मैं भी टॉक शोज़ में था। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसकी हम तहकीकात पूरी करवाएंगे। और अगर इसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात हुए, इसकी बिल्कुल तहकीक कराने के बाद इसके ऊपर मैं कोई जिम्मेवारी लेने वाली बात कर सकूंगा। मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि आंसू गैस जो शेलिंग थी उस वजह से हुआ है। इससे देखिए जी, अब आप मेरी बात सुनेंगे, आपने बुलाया तो होता है प्रोग्राम में, फिर आप हमारी सुनती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि तहकीकात करने के बाद ही मैं इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी लेने या देने वाली बात कर सकता हूँ ना, उससे पहले तो नहीं कर सकता। क्योंकि अभी 6 बजे का आप वाक़या मुझे बता रही हैं, तो मैं 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तो टॉक शोज़ में था, तो मुझे किस तरह पता लगेगा कि क्या वाक़या वो, उसकी असलियत क्या है? तो मैं तहकीकात करने के बाद आपको बताऊंगा। बेशक कल अपने प्रोग्राम में बुला लीजिएगा, दोबारा हाजिर होकर जनाब को बता दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि शेलिंग की वजह से हुआ है, तो आपके ज़हन में क्या आता है? मैं अब आपकी बात पे बिल्कुल
देखिए ना, मैं अब आपकी तहकीक के ऊपर तो नहीं जाऊंगा ना, मैं हुकूमत हूँ, हुकूमत ने भी तहकीक करनी होती है। मीडिया में तो खबर ये भी लग जाती है कि जी आज ये हो गया और कल वो हुआ नहीं लेती हूँ मैं। हम कोशिश करते हैं अपने रिपोर्टर से राब्ता हो, तो मैं उससे भी हम हाँ जी, आप रिपोर्टर से राब्ता कर ले। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। वो पहले आपने बात की कि ये जो सारी सूरत हाल है पीटीआई की खवातीन के साथ, मैं एक बात पे बड़ा हैरान, इसमें मैं आती हूँ बाद में, मैं इस बात पे भी आती हूँ जो आपने खवातीन के साथ किया। रुक जाएं जरा, अब जफर हिलाली साहब, इस वाकये के बारे में आप मुझे बता दें, कौन जिम्मेदार है जो 3 दिन के बच्चे की हलाकत हुई है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो सेक्शन 144 इम्पोज किया है पिंडी पे, और सिर्फ पिंडी में 2 दिन के लिए और इस्लामाबाद में शायद 2 महीने के लिए। और पिंडी ने इसीलिए उन्होंने इम्पोज किया कि शेख रशीद का जो जलसा था आज वो ना हो। मतलब ये है कि ये कॉलोनियल लेगेसी जो है 144 का, ये जब उनकी मर्जी है वो इम्पोज करते हैं और फिर कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में बिलीव करते हैं। बेसिक फंडामेंटल राइट ये है द राइट टू प्रोटेस्ट एंड होल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस। उसको आप खामखा एक थ्रेट पे जो है नहीं है, क्या इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन हुआ है उस थ्रेट पे? आपने 144 इंपोज किया, उसके मतलब 4 लोगों से ज्यादा हो। अब आप सोचिए तो सही, 4 लोगों से ज्यादा इस क्लाइमेट में एक डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आप उनको उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिनाई कर रहे हैं, 144 इंपोज कर रहे हैं, और 144 को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको या रबर बुलेट्स, टीयर गैस, खुदा जाने क्या क्या इस्तेमाल करना चाहता है। और इसीलिए ये बेचारा 3 साल का बच्चा, 3 दिन का बच्चा मारे गया। 3 दिन, हाँ, मैं आई नो 3 दिन का बच्चा मारे गया। दिस इज टेरेबल। ये तो बता रहा है आपको, दे डोंट गिव अ डैम फॉर एनीथिंग। ये बस सिर्फ अपनी मर्जी का वो मानने के लिए और भी मारेंगे। आप देखें ये जैसा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, ये कुछ नहीं, ये तो इफ्तिताह हुआ है एक बेचारा 3 दिन के बच्चे के साथ, और भी देखें आप क्या होता है। इन लोगों ने मॉडल टाउन में बता दिया है कि ये पंजाब पुलिस क्या कर सकती है। अब आप ठहरें और देखें, जैसे लोगों का जज्बा और ये बढ़ता है वैसे वो निकलते हैं सड़कों पे। आप देखेंगे ये पुलिस की क्या। रसूल बख्श रईस साहब, कौन जिम्मेदार है इस वाकये का? जिसने 144 लगाया है, जिसने कि ये हुक्म दिया है कि ये जलसा नहीं होना चाहिए, और अगर लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे गोली चलाएं और वहाँ पे शेलिंग करें टीयर गैस की। अब ये ऐसा इलाका है रावलपिंडी का जो अंदरून शहर है, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं, एक मकान में कई फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं। वहाँ पे जाके इस किस्म का खेल खेलना, उससे किसी की भी मौत वाक़ई हो सकती है। घरों में औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, शीखार बच्चे हैं, जिस तरह से जो हलाक हुआ है बच्चा, तो उस जगह पे जाके आप अगर फ़ौज को हुक्म देते हैं कि वहाँ कंटेनर भी लगाएं, किसी को वहाँ निकलने ना दें, हमने फ़ैसला किया है कि यहाँ आज सियासी जलसा नहीं होगा, मेरा ख्याल ये है कि ये न सिर्फ गैर दानिशमंदी है बल्कि जो जमहूरी उसूल है उनके भी ख़िलाफ़ है, और कत्ल का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज होना चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें, मैं आपसे भी आके आपका भी टेक लेती हूँ। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ ब्रेक के बाद खुशामद। डॉक्टर साहब, कल से लेकर अब तक जो हो रहा है, जो इस्लामाबाद में कल हुआ, पिंडी में आज हुआ, इसके बाद पीटीआई क्या सोच रही है? क्या पीटीआई की पॉलिसी? बड़े शर्मनाक वाक़े हैं सारे, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ख़ासतौर पे जो कल का वाक़या हुआ जहाँ आपने एक यूथ के कन्वेंशन के ऊपर जिस तरह की बर्बरियत दिखाई, वो उसकी क्या ज़रूरत थी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। व्हाट वाज द नीड ऑफ द आवर फॉर दैट? सबसे बड़ी ये बात है कि एक मार्की के अंदर एक इज्तिमा हो रहा था, उसमें उन्होंने क्या कर लेना था? जिस चीज़ से इनको ख़तरा पड़ा हुआ था, असल में घबराए हुए इतने हैं, परेशान इतने हैं कि दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो घबराहट के अंदर इस तरह के जवाब। मेरे पास अभी एक वीडियो आई है, मैं वो दिखाना चाहूँगा, ये जो अभी बात कर रही है इस पे। ठीक है, मैं ज़रा इनसे बात भुखलाहट में जो ये परेशान होके इस तरह की हरकतें करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ये कोर्ट के अंदर से ऑर्डर मिला है कि भैया आपने कोई चीज़ बंद नहीं करनी, आपके सामने आज जितने वहाँ कंटेनर्स लगाए गए,
लाल हवेली के सामने, उसको आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया, सारा पिंडी तो उन्होंने बंद कर दिया था। आपके सामने एक एम्बुलेंस जो थी वो बेचारा रास्ता ढूंढता फिर रहा था कि भाई एम्बुलेंस को रास्ता मिले कि उसने कोई मरीज़ लेके जाना था। इसी तरीके से लोगों को कम तकलीफ उठानी पड़ी क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए। और क्या मकसद था भाई, एक जलसा था, जलसे का किसको इजाज़त नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यू कैन always have people can get together and they can participate because that's a part of your constitution। लगा दिया नहीं, 144 क्यों लगाया, पता तो चले ना किस लिए लगाया। क्या होने लगा है कि यहाँ कोई खुदा न खास्ता कोई जंग तो नहीं हो रही ना। अगर हम एक पार्टी हैं इस पाकिस्तान की एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बिकॉज ऑफ द वोट दैट वी हैव, अगर हम आके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे तो हमेशा पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ। एंड इफ इट इज़ अ पुरअमन प्रोटेस्ट, मेरा ख्याल है आप भी ना दरम्यान में बोला करें, जिस तरह आपने पहले बात की थी, आप भी सब्र कर लें, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। अब अगर पुरअमन हम कर रहे हैं तो फिर आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप भी पुरअमन रहे। लेकिन मेरा ख्याल है जो आज आप देख रही थी, जिस तरह टेयर गैस फेंकी जा रही थी, जिस तरह की हाइड एंड सीक खेली जा रही थी वहाँ कमेटी चौक पे, आपका क्या ख्याल है ये किसी बर्बरियत से कम है? ये थोड़ा जुल्म हो रहा था। लेकिन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस और कह कि जी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, इसी को जमहूरियत कहते हैं। हम तो सारी ज़िंदगी इस तरह के तो काम हमने मार्शल लॉ में देखे थे, बतेरे देखे थे। We saw plenty of these things in martial law। ठीक है मोहसिन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जलसे कर सकते हैं, आज भी उन्होंने कोहाट में जलसा किया, कल भी उन्होंने करना है। अगर शेख रशीद साहब आज एक जलसा कर लेते तो क्या क़यामत आ जाती? क्या ज़रूरत थी जलसे से रोकने की, कंटेनर लगाने की? हुकूमत आखिर क्यों मजबूर हुई इक़दाम करने पे? ज़रा रीज़न बता दें। देखिए शाजिया, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ, मैंने आपके प्रोड्यूसर को ये वीडियो भी भेजी है, आप ज़रा ये गौर से देखें। जो ये एक ड्रामा बनाया हुआ है PTI वालों ने काफ़ी दिनों से कि जी खातून के ऊपर हाथ उठाया है, आप वो ज़रा वीडियो देख लें। उसमें वो खातून जो हैं जिन्होंने अपना खुद लीडर बन गई, ज़ाहिर ऐसी चीज़ों से बड़ी जल्दी बंदा लीडर बनता है, बदकिस्मती है कि लोग इस तरह झूठ बोल के लीडर बने। लेकिन जो उन्होंने वीडियो मैंने आपको भेजी, इसमें देखिए उसने एक पत्थर उठाया हुआ है और एक पुलिस वाले को मार रही है। अब वो मर्द है, वो उसके ऊपर हाथ ही उठाना चाहता, उसको रोक भी नहीं सकता क्योंकि वो कहेगी तुमने मेरे पे हाथ उठाया, और पत्थर लेके उसको मार रही है। वो पीछे से खातून गई है, उसने उसको सिर्फ पीछे से यूँ हाथ रखे और उसको कहा कि अपनी तरफ फेरने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद उस औरत का उस पर हमला देख लें, जो कि खातून इमरान खान साहब अपने साथ आज लिए फिर रहे थे और मीडिया में भी दिखाई। और फिर उस पुलिस अफसर का भी बयान सुन लें और उसका चेहरा भी देख लें कि उसने उसके साथ किया क्या है। देखिए ये जो इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में एक वायलेंस लेकर आ रहे हैं ना, जो कि हमने इनके पिछले 126 दिन में बर्दाश्त किया है कि पाकिस्तान के सारे अदारे जो हैं उनको जाम करके, इस्लामाबाद में लाठी तशद्दुद, ये काम शुरू किसने किया है इस्लामाबाद पिंडी में? जरा मुझे बता दें पहल किसने किया है? इन्होंने तो 2 नवंबर का कहा था, इन्होंने तो 2 नवंबर को जाना था, काम तो कल से आप लोगों ने शुरू किया। जब शाजिया आपकी तकरीरें चलेंगी, जला दो, मार दो, काट दो, जब इमरान खान और ये शेख रशीद जैसे बंदे ये बातें करेंगे तो आपके ख्याल से ये जो वर्कर होंगे ये क्या करेंगे? चुप करके घर बैठे रहेंगे? ये निकलेंगे, ये जलाएंगे भी, ये मारेंगे भी, ये काटेंगे भी। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो इन चीजों का मुनसर ही नहीं हो सकता। आप लोग चाहते हैं कि हम इनको इजाजत दें और ये फिर आए और लपके आपके लोगों को मारें, ये शहर को जैम करें। आज हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? देखिए जलाओ घेराव की सियासत की तो किसी को इजाजत होनी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म तो आप लोगों के लिए भी था, PTI के लिए भी था, आप लोगों के लिए भी था कि इंतजामिया भी कोई रास्ते नहीं बंद कर सकती, कंटेनर नहीं लगा सकती, तो आप लोगों ने हवा में उड़ा दिया वो हुक्म। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के आने के फौरन बाद 2 घंटे बाद जो इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कभी किसी बंदे ने अदालत के हुक्म की इस तरह हुक्मअदुली की है कि मुझे तुम जाओ, मुझे रोकना है रोक लो? कौन माई का लाल होता है मुझे रोकने वाला? मैं 2 नवंबर को फिर भी आऊंगा। मुझे बताएं ऑर्डर, कोर्ट की स्टे ऑर्डर्स आते हैं, कभी किसी लीडर ने इस तरह ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई हैं जो इमरान खान ने कल 12 बजे? धज्जियां तो आप लोगों ने भी उड़ा दी। अगर खान साहब ने धज्जियां उड़ाई तो काम तो आप लोगों ने भी किया, आप लोगों ने तो प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। कुछ कहना मेरा खालिद जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये वही पार्टी है। देखिए हमने 144 जब नाफिज की हुई है, क्लियरली है, जब 144 नाफिज किए हुए तो उन्होंने मना किया है कि आपने नहीं, हमारी पॉलिसी, हमने आपको नहीं निकल देना, बिकॉज आप कहते हैं मार दो, काट दो, जला दो।
आपका सुबह लीडर उठ के पार्टी कहता है मैं हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं मानता। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था हमें आप इधर 0 पॉइंट पे जलसा करने दें, फिर उसके बाद आप आरा पे पहुंचे और झूठ बोल के फिर अंदर घुस गए सीधे रेड जोन में और वहां पे शलवारी लटका दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और बाथरूम बना दिया डी चौक को। मेरा ख्याल है एक तो क्योंकि बादशाहत है ना इनकी तबीयत में, तो एक तो डी चौक का गुसलखाना बनना जो है ये इनको बड़ी तकलीफ देता है, क्योंकि गरीब आदमी जो है उसको तो बर्दाश्त नहीं ये कर सकते कि कोई गरीब आदमी क्यों आ गया डी चौक में भी। आखिर इन बादशाहों का ये मोहल्ला है, उन बादशाहों के मोहल्ले के एक सेकंड जी, एक सेकंड आप डू नॉट, आप देखिए आपको दरमियान, मैंने आपके दरमियान में नहीं बात की ना। आई थिंक यू शुड ऑल्सो हैव दैट मच ऑफ कर्टसी कि यू शुड नॉट इंटरप्ट व्हेन आई एम टॉकिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज, हाँ जी, दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात बताइए, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, ये आज एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, ये वो पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और ये वो पार्टी है जिसने ऑर्डर, इमरान खान तो बोला, आप जैसे खुद करिए, तो प्रैक्टिकली उठा के तो बेड़ा गर्क कर दिया। ज़फर हिलाली साहब, कल के बाद, कल से लेकर अब तक जो हो रहा है, लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि 2007 में इफ्तिखार चौधरी को लेकर ऐसा हुआ था, फिर जो हालात हुए परवेज मुशर्रफ उन हालात को संभाल नहीं पाए थे और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। तो आप इस्लामाबाद बंद करने की पहल तो जो हुकूमत ने कर दी, आपको नहीं लगता हुकूमत इस तरह के इकदाम करे खुद ही इस तहरीक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है? बिल्कुल कर रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज को हाट में जब तकरीर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उधर ये हुआ है, लड़ाई हुई है पीटीआई और पीएमएलएन के फॉलोअर्स के, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उस वक्त पता था कि यह लड़ाई हो सकती है, मगर उसने सेक्शन 144 नहीं लगाया। देखिए ये सेक्शन 144 कैसे लगाते हैं, ये कहते हैं उधर आप रैली कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मगर रास्ते पे, माने आपका जो रोड्स जा रहे हैं उस जगह पे उधर 144 लगा देते हैं। इन अदर वर्ड्स आप उधर कैसे पहुंचेंगे अगर आप 4 आदमी इकट्ठे नहीं जा सकते हैं? ये तो एक होक्स है, ये एक कॉलोनियल ट्रिक है, ये गोरों ने आपको सिखाया है। और मैंने पहले भी कहा यार, गोरों ने आपको बड़े सारे चीजें सिखाए हैं, मगर कोई अच्छी चीजें भी सिखाए हैं, उनसे तो सीखें, वो अच्छी चीजें सीखें और याद रखें सच बोलना, मिसाल के तौर पे। सही। रईस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? रसूल बख्श रईस साहब। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है ख़ुसूसी तौर पे जो हुकूमत के वज़रा हैं, बिल्कुल इमरान खान के बारे में और जो नौजवान हैं उनके बारे में, कल एक कोई वज़ीर हैं पंजाब के कानून के, मुझे उनका नाम नहीं आता, उन्होंने कहा कि ये बर्गर निकल के तो देखें, इनको देखें क्या करते हैं हम इनके साथ। चैलेंज कि अगर आप नौजवान नस्ल को बर्गर कहें तो इससे बड़ी तजलील क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में कि जमहूरियत में, सियासत में शाइस्तगी और तहज़ीब को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और इस किस्म की अगर ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो मियाँ साहब की या मुस्लिम लीग नून की या जमहूरियत की या अपनी जमात की या कॉन्स्टिट्यूंसी की वो खिदमत कर रहे हैं। उससे ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जो उनके ख़िलाफ़ हैं उनमें ज़्यादा जज्बा पैदा होगा, ज़्यादा तादाद में आएंगे, और हम नहीं चाहते, हमारा भी एक स्टेक है, हम सियासतदान नहीं है, ना बनना चाहते हैं, ना कोई ख्वाहिश है। रसूल बख्श रईस साहब, अगर सियासतदान मुल्क के अंदर, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे, बीबी साहब के खिलाफ, बीबी की हुकूमत के खिलाफ इस तरह की तहरीकें ये लोग करते रहे, यही इकदाम करते रहे हैं जब ये लोग अपोजिशन में थे। अपोजिशन में सबके चेहरे और हुकूमत में, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर सियासतदान करप्शन करते हैं तो ये मेरा पैसा है, आपका पैसा है, गरीब का पैसा है, उसका एहतसाब मांगना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हमें अल्लाह ताला ने यह तौफीक दी है कि हम कोई बात कर सकें तो हमें बात खुल के करनी चाहिए, किसी का खौफ नहीं, किसी से लालच नहीं। क्या एहतसाब के बगैर जमहूरियत चल सकती है? क्या दुनिया में ऐसा नहीं है या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि अगर एहतसाब के बगैर जमहूरियत चलाएंगे तो क्या जराइम पेशा लोग आपके इदारों के ऊपर कब्ज़ा करके नहीं बैठेंगे? क्या उनका कब्ज़ा नहीं है? तो ये सवाल एक पूछ रहे हैं, उनका जवाब चाहिए। और पुरअमन एहतजाज अगर नहीं होने देंगे तो ये आज पिछले 3-4 दिन से जो इस वक्त सारी कौम देख रही है या मीडिया का हर चैनल जो बात कर रहा है, वो क्या हुकूमत के लिए अच्छा है? ये मैं हुकूमत के लिए मैं एक सवाल छोड़ता हूँ
कि क्या उनके बारे में जो इंटरनेशनल इमेज है कि अपोजिशन का तो एक मकसद है कि एक बहरान पैदा किया जाए। वो चाहते हैं कि बहरान पैदा हो। कि सियासत में मैं अखलाकियात की बात नहीं करता, मैं सियासी मफाद की बात करता हूँ कि वो कहते हैं कि बहरान हो, नज़र आए, महसूस किया जाए, जाना जाए, समझा जाए। तो वो तो उन्होंने पैदा कर दिया, तो हुकूमत को तो ठीक है। मुझे ब्रेक लेने दें, बात यह है, मुझे ब्रेक लेने दें। बात यह है कि पिछले 7 महीने से पनामा लीक्स का जो इशू था, जहां से शुरू हुआ, आज 7 महीने के बाद भी वहीं खड़ा है। लेकिन कल से लेकर अब तक जो हालात पैदा हो रहे हैं, या मजीद आने वाले दिनों में हम सबको जो नजर आ रहा है, 2 नवंबर को जो खान साहब इस्लामाबाद बंद करने की बात करें, क्या इन तमाम सारे इकदाम से पनामा लीक्स का मसला हल होगा या फिर हालात किसी और तरफ जाएंगे? एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहसिन साहब, बात यह है कि जब हुकूमती वज़ीर टेलीविज़न पर आकर ये दावा करते हैं कि खान साहब को ना तो अवाम की तायद व हिमायत हासिल है और ना ही उनमें इस्लामाबाद बंद करने की सलाहियत है, वो नहीं कर सकते इस्लामाबाद बंद। अगर आप लोगों को इतना ही अपने आप पर आप लोग पूरे एतमाद हैं कि खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर खौफ कैसा? फिर बंद इस्लामाबाद को बंद क्यों कर रहे हैं आप लोग? पिंडी को आप लोग क्यों बंद कर रहे हैं? इस्लामाबाद पिंडी मेट्रो बस सर्विस आप लोगों ने बंद कर दी है, फिर कैसी गिरफ्तारियां, क्यों कंटेनर लगा रहे हैं? फिर ये खौफ कैसा? देखिए जी, ये इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार इमरान खान खुद है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार उनके अपने बयानात हैं। शेख रशीद साहब हैं जो जलाओ घिराओ और ये सारी बातें करते हैं और वायलेंस को ये प्रोवोक करते हैं, अपने वर्कर्स को इंस्टिगेट करते हैं और ज़हनी तौर पे उनको ज़हनी तौर पे तरबियत है कि पिछले 1 माह से दे रहे हैं रायबंद के जलसे के ख़त्म होने के बाद कि जनाब अगर लाश चाहिए तो मेरी लाश ले लो। यार तुम एहतसाब करना चाहते हो तो तुम एहतसाब की बातें करो, तुम लाशों की क्यों बातें करते हो? तुम पाकिस्तान की सियासत के अंदर लाशों की सियासत को क्यों मुतारफ कराना चाहते हो? तुम्हारी तकरीरें निकाल के देख लो। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर को जो रिकॉर्ड मांगा है पैमरा से, हमारे पास शहबाज शरीफ साहब की भी तकरीरें मौजूद हैं। वो जो माजी में वो तकरीरें करते हैं, चौराहों पे उल्टा लटकाने की बातें करते हैं, घसीटने की बातें करते हैं, इस तरह की बातें ना करें। वो रिकॉर्ड हमारे पास भी है। उल्टा लटकाना और लाशों की बात करना, लेकिन कोई शहबाज शरीफ साहब जो है ना, आप इस तरह की लाशों वाली बातें हमारे पास नहीं आएंगे। और एक और बात जो मैं करना चाहूंगा शाजिया, आप 1 अगेंस्ट 4 कर लेते हैं, ये ना किया करें। मेरी बात जरा सुन लें। जी जी। आप एक बात मैं क्लियरली कर दूं, आप ये देख लें कि अगर आप एहतसाब चाहते हैं या आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। इमरान खान का रवैया ये बन गया कि अदालत भी मेरी हो, जज भी मैं हूं, मुद्दई भी मैं हूं, मुलजिम भी मेरी मर्जी से अपना एडमिशन लायबिलिटी की करे और उसके बाद फैसला भी मैं सुनाऊं। ये इमरान खान को हम इजाजत नहीं देंगे। अगर आप एहतसाब चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बना दिया, इस्तीफा चाहिए और प्राइम मिनिस्टर की जगह किसी और को नॉमिनेट करके वो बना दें। एक मिनट, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि हुकूमत को गिराना चाहते हैं? आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं? हम तो सुन लेना, आप जवाब सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जवाब लेना, मैं तो एहतसाब चाहती हूँ और मैंने जो 1 सेकंड जो एहतसाब चाहती हूँ और इसी बेसिस के ऊपर मैंने डिस्क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मैंने कागज़ जमा करवाए थे जिसमें नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को अपना वो डिपेंडेंट शो किया हुआ है, वही कागज़ मैंने जमा करवाए थे और मैंने कहा था आप इसका हिसाब किताब दे दीजिए। अगर आप मेरी बात, 1 सेकंड जी, नहीं मेरा सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं गया, आपके इलेक्शन कमीशन के अंदर आपके वकीलों ने आके कहा इलेक्शन कमीशन को कि आपकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, आप कौन होते हैं हमारी बात सुनने के लिए। इस वजह से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं तो एहतसाब चाह रही हूँ और बहुत पिछले 4 महीने से नहीं जी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ। से तो मेरी पिटीशन इमरान खान साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है मेरी अपनी डॉक्टर साहिबा पढ़ी है पिटीशन इमरान खान से। मैं इलेक्शन कमीशन में जून में गई हुई हूँ, 4 महीने हो गए। आप देखिए ना, आप अगर डॉक्टर साहिबा आप अगर एहतसाब की बात करती हैं तो हमने वजीर आजम ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पे भी बहस नहीं करनी। देखिए तो जी, जवाब खत्म हो गया ना जनाब। इलेक्शन कमीशन बात की नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं लड़ नहीं रही। आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, हम तो पनामा की बात कर रहे हैं। नहीं जी, मैं पनामा लीक्स की बात बिल्कुल कर रही हूँ। आई एम अ टैक्स पेयर। तो पनामा लीक के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुपए बेंच बनाया, आपकी पिटीशन वहां पे क्लब हो जाएगी। जी मैं नो, आई हैव गिवन अ पिटीशन टू इलेक्शन कमीशन and this was done
इन जून, उस वक्त की मैंने प्रेजेंट की हुई है। पिटीशन जो है मेरे ख्याल से सबसे पहली पिटीशन मेरी गई थी पनामा लीक्स के बारे में, और मैंने एहतसाब भी मांगा था, और मैंने कहा था आप हमें मनी ट्रेल बताएंगे, ये पैसे कहां से आए थे, ये सारी बातें उस पर पूछी गई थी। और वहां वकीलों ने ये बात, बड़ी बहन, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लग गई है तो मेरी सुप्रीम कोर्ट में जिसकी बात कर रही हूं मैं उसकी बात, आप सुप्रीम कोर्ट को, आप एक जगह एक बात हिलाली साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन अगर हालात बदस्तूर कल और आज की तरह इस तरह चलते रहे, किताब दे दे ना हिलाली साहब, अगर कल की तरह और आज की तरह हालात बदस्तूर चलते रहे तो ये हालात हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और माफ़ करिए, ये जो अल्फाज एक एक के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो छोड़ें कि एक किसी को चूहा कहता है और किसी को और कुछ चीज़ें कहता है, ये पार्टीज़ को और लीडर्स को कह रहे हैं कि एक मुल्क दुश्मन है। आज राजा सनाउल्लाह ने कहा था कि ये पार्टी जो है मुल्क दुश्मन पार्टी है और हर वक्त दुश्मन दुश्मन ये इस है। तो इसके मतलब ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ इनके दरमियान पॉसिबल नहीं है, और ये सैडली ये फिनोमेना बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर भी अदालत ने फैसला किया, जिसके हक में फैसला किया मुझे नहीं पता, मगर अगर जो भी फैसला अदालत का हुआ उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर इतना इल फीलिंग और बैड ब्लड हो गया है, और सोचिए शाजिया, अगर वायलेंस कंटिन्यूज और लोग मारे जाएं तो माफ करिए, इनके दरमियान में कोई सुलह नहीं हो सकेगा, और एक और दूसरा पार्टी डिसीजन और उसके इंप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? एक चीज तो पक्का होगा ना कि जमहूरियत का नुकसान होगा। एक चीज तो पक्का यह होगा ना कि जब ये फैसला नहीं कर पाते हैं तो फिर सबको पता है फिर कैसे ये फैसला होता है। तो आई एम सॉरी, इस तरीके से जो मामला अब शुरू हुआ है इसका तो कैलेमिटस रिजल्ट नजर आता है, खास तौर डेमोक्रेसी के लिए। तो मैं समझता हूं अगर अभी भी ये बिल्कुल तीसरी कुव्वत, उस वक्त तो मैं कहता हूं कि डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे तीसरी कुव्वत को कि खुदा के लिए आके खत्म करो इस मामले में। और हमने देखा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में अयूब खान के जमाने में किस तरीके से मैस डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। तीसरी कुव्वत, खुदा के लिए आओ, खुदा के लिए आओ और इसको खत्म करो। एंड फाइनली अयूब खान खुद और याह्या खान खुद कहने लगे कि हाँ अब आपको सर जाना पड़े। तो कहने की बात सिर्फ यह है, ये तो शुरू हो गया है, अब आप सोचिए कितना नुकसान होगा इकोनॉमिकली, पब्लिक इमेज वाइज, और खास तौर इस वक्त रसूल बख्श रईस साहब इतनी गैर जिम्मेदारी हिलाली साहब कर रहे हैं, हालात उस नहज पे जा रहे हैं। देखिए, अभी मैं नहीं समझता कि हम वहाँ पे पहुँचे हैं या हमें पहुँचना चाहिए, कि माजी से हमें कुछ सबक हासिल करने की कोशिश तो कम से कम करनी चाहिए। बिल्कुल, कि जब दो सियासी जमातें या हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की सारी सियासी जमातें तसादुम की पॉलिसी अख्तियार करती हैं तो एक बहरान मुल्क के अंदर पैदा होता है। बहरान इसीलिए भी पैदा होता है कि दोनों जानिब से कंप्रोमाइज़ करने की सलाहियत नहीं है या ख्वाहिश नहीं है, या वो शख्सियत की ऐसी कशमकश हो गई है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है पर्सनैलिटीज का कि वो कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरत होती है, आप कहना ये चाह रहे हैं एहतसाब पे मेरा ख्याल ये है कि बैठ के बात करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बैठ के बात करनी चाहिए सियासतदानों को कि हमें इदारों को भी बचाना है, लेकिन इदारों को फ़ाल भी करना है कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ जमहूरियत को भी आगे ले जाना है। ये मुल्क के मफाद में है। तसादुम मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि ज़्यादा जब बहरान होता है तो ज़ाहिर है कि तीसरी कुव्वत का जो नाम लेते हैं वो फ़ौज मदाखलत करती है। जब फ़ौज मदाखलत करती है ना हुकूमत रहती है, ना आइन रहता है, ना जमहूरियत रहती है। ये मुल्क के लिए, विफाक के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए वो ऑप्शन अच्छी नहीं है। ये जिम्मेदारी तो ये बात कौन नहीं समझ पा रहा है, ये बात खान साहब नहीं समझ पा रहे या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ये बात नहीं समझ पा रहे? रसूल बख्श रईस साहब, मैं आ रही हूँ। देखिए, मेरे ख्याल में मियाँ साहब समझते हैं। अच्छा। लेकिन एक दो चीज़ें हैं कि एक तो समझता हूँ कि जब तक के जमहूरियत में किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल है उसको इक़्तिदार में रहने का हक मौजूद रहता है। वो एक जायज़ियत होती है कानूनी और आइनी, दूसरी होती है अखलाकी और सियासी।
अखलाकी और सियासी लिहाज से वो ज़रा कमज़ोर हैं। इसलिए कमज़ोर हैं कि वो अवाम में मीडिया ने, इमरान खान ने जो सवालात पनामा लीक्स के हवाले से उठाए हैं उनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। वो कहते हैं अदालतों में जाएं, सबूत ले आएं। ये सियासी तरीका नहीं है, उससे सियासी जायज़ियत कमज़ोर होती है, अखलाकी जायज़ियत कमज़ोर होती है, जो मुझे कमज़ोर नज़र आती है। लेकिन कानूनी जायज़ियत तो उनके पास मौजूद है, कानूनी आईनी भी मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमतों को इस तरीके से गिराया जाए। लेकिन इमरान खान का अपना एक मंसूबा है। वो ये कहती हैं कि जी मैंने हुकूमत को पैरालाइज़ करना है, पैरालाइज़ करके हुकूमत को हम मजबूर करेंगे कि ये मुस्तफ़ी हो जाए। ये दुनिया में होता रहा है, ये एक सियासी कदम है, आईनी है, गैर आईनी है, इसके बारे में चले मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद कोशिश कर रहे हैं हम चांडियो साहब के भी लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सारी सिचुएशन पर जान सकें कि जो मौजूदा हालात बन चुके हैं, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है इस पर। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। मोहसिन साहब, अभी मैं टीवी पे देख रही थी, टिकट्स चल रहे हैं। अटक मोटरवे को क्यों बंद किया आप लोगों ने, अटक पेशावर मोटरवे? इसका तो ये मतलब समझा जाए पूरा केपी के खान साहब के साथ है। देखिए बात सुने, टिकर्स क्या केपीके के जो वजीर आला हैं वो अभी तक तो साथ होने का सबूत दे दें, वो बाहर बैठे हुए और उन्होंने भी अभी तक कोई पोजीशन ऐसा नहीं ली। वो बाहर बैठे हुए, पता नहीं वो एहतजाज में आते हैं कि नहीं आते। और माजी में भी जब खान साहब ने कहा था कि केपीके की मैं असेंबली तोड़ दूंगा, तो उन्होंने खुद ही अपोजिशन से कह के अपने खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद जमा करा ली थी ताकि असेंबली ना टूटनी पड़े। तो ये बात छोड़ें, जहाँ का वजीर आला भी साथ ना हो, वो तो केपीके की आवाम की दूर की बात है। मेरा सवाल है वहाँ दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा, जो सवाल का जवाब दे देना। देखिए मैं मोटरवे, अब आप कह रहे हैं मोटरवे बंद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने अगर शेख रशीद को भी पकड़ना होता तो आज पकड़ लेते। हमने तो पकड़ने नहीं था, मोटरवे क्यों बंद करेंगे? हमने सिर्फ अनलॉफुल असेंबली की बात की, हम उसके ऊपर खड़े। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी एक्सेप्ट हो चुकी है उनकी एहतसाब की, जब ये मामला सारा सुप्रीम कोर्ट में चला गया और हमने कहा कि जी आप मेंटेनेबिलिटी पे भी हम नहीं जाते, हम सीधा सीधा इस पर बहस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कुछ करे, तो क्या खान साहब का मकसद पूरा नहीं हो गया? जब वो कहते हैं कि जी एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करें, तलाशी दें, तो उसके बाद हमने तलाशी देने के लिए तैयार हो गए, तो अब पीछे क्या ऐसा जवाब रह जाता है कि आप कहें कि जी मैं इस्लामाबाद बंद करूंगा, मैं इस्लामाबाद जैम करूंगा? उसका जवाब ही ख़त्म हो जाता है। आपका जो इखलाकी वज़न है आपकी सारे आर्गूमेंट में, वो ख़त्म हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ की कॉग्निसेंस ले सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निसेंस ले ली है तो उसके बाद तो अब आपका जवाब ख़त्म नहीं होगा। तब जाके हमारा ये ज़ेन दिमाग कहता है, हमारी फहम ये कहती है कि खान साहब का इरादा जो है वो इंतशार पैदा करना है, एहतसाब करना नहीं है। वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं, वो जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। और एक और बात भी मैं बड़ी वाज़ेह बता दूं कि आज और ये अदलिया जो है ना, इसने परसों कल हाई कोर्ट में एक बात हुई है, और अब मेरी ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के सारे वकला सारे खड़े होंगे। आज जो लोग बात कर रहे हैं ना इस चीज़ के, ये जो इंटरवेंशन की बात होती है कि जी इंटरवेंशन हो जाएगी, ये सारे के सारे लोग, ये तज्जिया नगार, ये सब लोग बाहर निकलेंगे अगर कोई इंटरवेंशन वाली सूरत हुई। क्योंकि कल हाई कोर्ट ने एक बात बड़ी क्लियर की है, उसने कहा फर्स्ट एम्पायर भी हाई कोर्ट है या अदालत है, सेकंड एम्पायर भी अदालत है, और थर्ड एम्पायर भी अदालत है। तो ये यहाँ से ज़ेन से गुमान से ये चीज़ें निकाल दें। अगर अदालत हमारे बारे में फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करती है, हम उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। सही, हम खान साहब की तरह उस फैसले के खिलाफ खड़े नहीं हो जाएंगे। मेरा ख्याल है तो फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी तो आप लोगों ने भी की है, कल से आज तक हम लोग देख रहे हैं। एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर इतने ही आप हामी हैं कि जो कोर्ट फरमाती है, तो चीफ जस्टिस ने वापस जब वो लेटर जो सबसे पहले ख़त आप लोगों ने लिख के भेजा था, उसको उठा के उसने वापस भेजा और उसने कहा कि आप TORs बनाएं अपना ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके, एंड इट शुड बी अ पावरफुल कमीशन विच शुड बी एबल टू टेक स्टेप्स। यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। आपने 10 मीटिंग्स के अंदर कोई
TORs नहीं बनाए। अभी भी पीपल पार्टी ने आपके साथ जो कंडीशन रखी हुई थी वो यही रखी थी कि हमने जो बिल पेश किया है आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर वो बिल एक्सेप्ट हो जाता है और वो जो TORs जो है वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाते हैं। आप चाहते हैं, हाँ, वजह यह है कि आप ये इसलिए नहीं कर रहे कि वजह यह है कि आप चाहते हैं कि शरीफ खानदान उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, बाकी सारों का एहतसाब हो। मकसद ये है कि हाउ इज इट पॉसिबल इफ इन पनामा लीक्स, इफ इन पनामा लीक्स द मेन फैमिली इज बीइंग ब्लेम्ड। अगर उन पे एलिगेशंस लगी हुई है, इमरान खान की मैं देखिए, मैं इमरान खान की बात अपनी जगह, मुझे आप थोड़ा सा इतनी कंसेशन तो दे दें कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं पढ़ लेती हूं। वो जो सारे कागजात थे वो मैंने अपनी आंखों से पढ़े, कुछ समझने की कोशिश की। मैं आपको ये बता रही हूं कि मेरे पास जो कागजात हैं उसके अंदर देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अनटिल एंड अनलेस नवाज शरीफ साहब एक मनी ट्रेल अपनी दिखा दें, ये सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। अब मजीद अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ कि जब आपने TOR कमेटी में, हमने मेरी सिर्फ TOR कमेटी में हमने इनको कहा था कि अगर आप नेक्सस एस्टेब्लिश कर लेते हैं बच्चों का मनी ट्रेल का वालिद के साथ तो आप उनको भी शामिल तफ्तीश कर लें, लेकिन साथ में हमने एक शर्त रखी थी कि अगर आपने ये करना है, अगर आप पनामा में जो ICIJ ने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है और उसमें आपने कहा कि नहीं जी नाम है, बात TOR से बहुत आगे निकल चुकी है। राजा साहब, TOR की तो बात नहीं करें, TORs की बात ना करें। TORs तो 3 महीने TORs खेलते निकला कुछ नहीं उसमें से। हिलाली साहब, TORs से बात बड़ी आगे निकल जाती है। TORs की बात हम इसलिए कर रहे हैं और शाजिया TORs की इसलिए बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जी कानून ही ऐसा बना के ले आओ जिसमें वजीर आजम फंस जाए। हिलाली साहब, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर वजीर आजम ने कोई गलत काम, अगर वजीर आजम ने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर क्या परेशानी है? यही तो अगर वजीर आजम ने कोई गलत काम नहीं किया तो कानून भी हमारा हो, नहीं, क्यों प्रोसिक्यूशन भी हमारी हो, जज भी हमारा हो, डिफेंस काउंसिल भी हमारा हो और फैसला भी हमारा हो, और उसके बाद जिसके खिलाफ हम फैसला पास हुक्मनामा जारी करें वो फैसला। हिलाली साहब, जब किसी घर में कोई मसला पैदा होता है, कोई टेंशन क्रिएट होती है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है ना उस घर के सरबराह की होती है कि उस मसले को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वक्त इस मुल्क के सरबराह हैं प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। तो इस वक्त जो मुल्क में इंतशार की सूरत हाल पैदा हुई हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या करना चाहिए? मुल्क का बड़ा उन्हें होते हुए दानिशमंदाना फैसला उन्हें क्या करना चाहिए? इस वक्त मुल्क के बड़े हैं, वो मुल्क के सरबराह हैं। वो सीधी सादी बात है शाजिया, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सीधी सादी बात है। अगर वो समझते हैं कि वो बिल्कुल माने उनका ही इज ऑन द राइट पाथ और वो जस्ट पाथ पे हैं, खुदा के लिए इलेक्शंस कॉल करें भाई। 1 साल आपका चले जाएगा, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा। इलेक्शंस कॉल करें और वो केयरटेकर गवर्नमेंट जो आएगा न्यूट्रल गवर्नमेंट होगा, कोर्ट्स भी जो होंगे वो है ही न्यूट्रल, तो भाई उससे फैसला उस दौरान आ जाएगा। उसके बाद इलेक्शंस करें, दूध का दूध, जो भी आज जीतता है उसको आप पावर दे दें। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज शादिया, 3 दफे ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम मैंने कहा है कि जमहूरियत कितनी अच्छी चीज है और जमहूरियत को थ्रेट है। इस तरीके से अगर हम चलें तो जमहूरियत को थ्रेट होगा। मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं मेरे तरह जो कहते हैं कि अगर जमहूरियत, जब भी आप इंसाफ पूछे तो उसका जमहूरियत के लिए अगर थ्रेट आ जाता है तो फिर देन ये जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। फ्रैंकली, अगर हर वक्त जो नाइंसाफी होती है, लोग अपने आप को पेश नहीं करते हैं या गलत हरकतें करते हैं और हम कहते हैं इंसाफ, वो कहते हैं तुम जमहूरियत को थ्रेटन करना चाहते हो, कभी इम्यूनिटी दिखा देते हैं, कभी NRO ले आते हैं, तो फिर हमें जमहूरियत नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, ये अब इस नौबत आ गई है। हुकूमत ने तो ये फैसला कर लिया है कि इस्लामाबाद को 2 नवंबर को किसी सूरत बंद नहीं होने देंगे। तो जाहिर है फिर ताकत का इस्तेमाल होगा। ताकत के इस्तेमाल के एक एपिसोड हम 14 जून 2014 को मॉडल टाउन में देख चुके हैं किस तरह हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया। क्या फिर ये लास्ट ऑप्शन यही बचा? तो क्या हुकूमत इसकी दोबारा से मुतामिल हो सकती है ताकत का इस्तेमाल करके? नहीं हो सकती है। अगर ताकत इस्तेमाल होती है, खून खराबा होता है, तो जाहिर है कि एहतजाज वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। अगर लोगों को बंद किया जाता है, हुकूमतें बंद करती रहती हैं और सलाहियत हुकूमत के पास मौजूद है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब भी फिर मौका मिलता है हिज़्ब इख्तिलाफ को, वो लोगों को सड़कों पे ले आती है। तो इस तरह से तो बहरान पैदा होता है।
जितना ये मामला तवालत अख्तियार करता जाएगा हुकूमत के लिए, ये खुशखबरी नहीं होगी। इससे निकलने के 2-3 तरीके हैं। पार्लिमान के ऊपर किसी का एतमाद नहीं है, क्योंकि सियासी जमातें अलहदा से वो बन ही नहीं सकी। एक मौरूसी सियासत है, एक सरबराह बैठा हुआ है किसी सियासी जमात का, असर फैसले वही करता है, बाकी जो मेंबर्स हैं उसकी तरफ देखते हैं। अगर पार्लिमान आज़ाद होती तो उसका बुनियादी जो वजह होती है वो ये है कि लोग अलहदा खड़े होकर कहते हैं कि आज आप वज़ीर आज़म हैं, कल वज़ीर आज़म नहीं है। ये पार्टी के अंदर से होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। कोई भी सियासी जमात में, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, वहाँ नहीं मसला हल हो सकता। दूसरा मसला है कि पनामा करप्शन के हवाले से मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बाकी तमाम काम छोड़ के इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सही। और इसका फैसला करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो तरीका हो सकता है कि इमरान खान साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी और दूसरे भी सियासतदान मिल के ज़रा बैठ के इस मसले को हल करने की कोशिश करें। ठीक है। कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। ठीक है। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं होता तो जो हलाली साहब ने कहा है वो एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है। बिल्कुल कि हुकूमत ऐलान कर दे कि हम इंतखाबात अगले साल कराएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाहनवाज मोहसिन साहब, आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल आपसे। आप लोगों ने फैसला किया इस्लामाबाद बंद नहीं होने देंगे, पीटीआई ने कहा है हम हर हाल में 2 नवंबर को जाएंगे, लॉकडाउन करेंगे। आखिरी ऑप्शन आप ताकत का इस्तेमाल, बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ताकत का इस्तेमाल होगा? देखिए, इसकी आखिरी ऑप्शन भी मैं शाजिया इसकी आखिरी ऑप्शन भी समझता हूँ कि वो अदालत ही है, क्योंकि पहला और आखिरी एम्पायर वही है पाकिस्तान में। कोई ये अपने ज़हन में बाम न रखे कि पाकिस्तान में खून खराबा होगा और मुल्क की सालमियत को खतरा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं आपको जवाब ये दे रहा हूँ कि 31 अक्टूबर को पाकिस्तान जाए, इमरान खान अदालत में पेश हो, कमिटमेंट दे दे कि मैं कोई दंगा फसाद नहीं करूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पुरअमन रहूंगा तो हो जाएगा। दिन में नाज़रीन देखते हैं कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी। मैं तमाम मेहमानों का, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहसिन, शाहनवाज रांझा साहब, रसूल बख्श रईस साहब, ज़फ़र इलाही साहब, मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।